गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बायोलॉजी का टॉपिक जो हमारा है ब्लड, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही छोटे और कम समय में हम ब्लड के बारे में जानकारियाँ आपको देंगे। जो इम्पोर्टेंट्स है, जो भी चीज़ें इस ब्लैक बोर्ड पे लिखी गई हैं वो एक एक बिंदु इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, ब्लड, हिंदी में इसे हम लोग रक्त कहते हैं, इंग्लिश में ब्लड कहते हैं और उर्दू भाषा में हम लोग इसे लहू कहते हैं। ब्लड की स्टडी करने वाले जो ब्रांच है उसको हम लोग सीरोलॉजी भी कहते हैं और हीमेटोलॉजी भी कहते हैं। अब आइए बेसिक जानकारियाँ जो हम ब्लड के बारे में जानते हैं। पहला है कि जो ब्लड होता है वो प्राकृतिक कोलाइड्स होता है। यहाँ पे हम जानेंगे कि कोलाइड्स क्या होता है। कोलाइड्स का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल्स जिनको कि छानने के बाद उसका कुछ पार्टिकल्स कपड़े में फंसा रह जाए, वो हमारा एक तरह से कोलाइड कहलाता है। जैसे दूध को हम लोग छानते हैं कपड़े में तो उसकी मलाई उसमें ऊपर की तरफ रुक जाती है। जैसे आइसक्रीम को हम लोग छानेंगे तो उसमें रह जाती है, तो वो कोलाइड्स होते हैं उस तरह के। तो हमारा जो ब्लड है वो एक प्राकृतिक कोलाइड्स है। उसके बाद ब्लड को हम लोग संयोजी ऊतक भी कहते हैं। यह हमारे पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है, इसलिए हम लोग इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ब्लड का जो पीएच होता है वह 7.4 होता है। मतलब कि जिस भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से बिलो होता है वह एसिड होता है, अम्ल होता है। जिसका 7 होता है वह आपका न्यूट्रल होता है और जिसका 7 से अधिक होता है उसे हम लोग क्षार कहते हैं। तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है वह 7.4 होता है और ये क्षार होता है। दूसरी चीज़, ब्लड जो होता है मेल में जो होता है वह 5.5 होता है, मतलब 5.5 लीटर होता है, और फीमेल में जो होता है वो 5 लीटर होता है। तो इसमें आप डिफरेंस है कि भाई मेल में 5.5 लीटर है, फीमेल में 5 लीटर है, ऐसा क्या डिफरेंस है। तो जब हम लोग जानने की कोशिश किए तो कुछ लोग ये बता रहे थे कि भाई जो, और शादीशुदा एक फ्रेंड थे हमारे, उन्होंने ये कहा कि भाई 5.5 लीटर इसलिए मेल में होता है और 5 लीटर में महिलाओं में होता है ताकि शादी के बाद वो उनका ब्लड चूस सके। लेकिन यह उसका कोई इफेक्ट नहीं है सर, ये कारण नहीं है। कारण है कि मेल में जो होता है वह हीमोग्लोबिन जो होता है वह ज़्यादा होता है और फीमेल में जो होता है वह हीमोग्लोबिन कम होता है। इसके वजह से मेल में जो ब्लड होता है वो 5.5 लीटर होता है और फीमेल में जो ब्लड होता है वो 5 लीटर होता है। उसके बाद आइए ब्लड का निर्माण। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो वयस्क जितने यंग लोग हैं उन सभी लोगों का जो ब्लड का निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो, जैसे आप चिकन उकन मुर्गा उर्गा खाए होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि जब हड्डियों को आप चबाते हैं तो उसमें बीच में एक अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो होता है रेडिश कलर का, उसी के द्वारा ये आपका फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं, भ्रूण, जो मतलब बच्चा है जो अब अपनी माँ के पेट में है, वह 3 महीने का हो या 9 महीने का हो, जब तक वो बच्चा पेट में रहता है उसे हम लोग भ्रूण कहते हैं या एम्ब्रॉय कहते हैं। और उसमें उसकी हड्डियाँ बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए उसमें बोन मैरो से नहीं बनता है। तो उसमें बनने का जो आपका ब्लड बनने का जो कारण है, जो पार्ट है, वो आपका लीवर है। तो आप इसे लीवर याद रखेंगे कि ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है कि शिशु में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है तो आप बताएंगे कि कहाँ से होता है, भ्रूण में होता है। और वयस्क में अगर पूछता है कि वयस्क में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है तो आप बताएंगे वयस्क में होता है। अब आप आते हैं दूसरे साइड, स्टोरेज, मतलब ब्लड हमारा कहाँ स्टोर होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लड हमारे हार्ट में स्टोर होता है। भाई अगर हमारे ब्लड हमारा हार्ट में स्टोर होता ना तो हार्ट अटैक आ जाता, मर जाते हम। तो ब्लड जो होता है हमारे पेट के
बाएं साइड में एक स्प्लीन, जिसको हम लोग हिंदी में प्लीहा कहते हैं, वहाँ पे ये सारे ब्लड स्टोर होते हैं और इसे ही हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं और गार्वेड आप भी कहते हैं, मतलब कि बैंक ब्लड का कब्रिस्तान भी कहते हैं। जितने भी ब्लड हमारे शरीर में मरते हैं वह सभी जाकर के कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, ये आपका स्प्लीन में, इसीलिए हम लोग ब्लड का कब्र भी इसको कहते हैं। आगे चलिए, कोलेस्ट्रॉल भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जितने भी आप काजू बादाम किशमिश या मसाले वाले जो भी चीज़ें खाते हैं वह उन सभी में हमारा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वह 200 ग्राम डेसीलीटर होता है। आप पैथोलॉजी वाले में देखेंगे तो वो डेसीलीटर में ही नापते हैं। डेसीलीटर का मतलब कि एक ढप्पक के बराबर होता है, उतने का डिफरेंस होता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह हमारे शरीर में कितना होता है ये हमें बहुत ज़रूरी जानना है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल का मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग आते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम लोग शॉर्ट में HB कहते हैं, ठीक है। और इस HB में आपका आयरन भी पाया जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन 2, जैसे मेल में होता है 14 ग्राम डेसीलीटर और फीमेल में होता है 13 ग्राम डेसीलीटर, तो इसमें वही एक ढप्पक के अंतर के बराबर होता है। लेकिन मेल में ज़्यादा और फीमेल में कम क्यों होता है? जैसे मेल में 14 ग्राम होता है, मतलब कि जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा। जो आयरन की मात्रा ज़्यादा मतलब वो स्ट्रांग, और जिसमें हीमोग्लोबिन कम उसमें आयरन की मात्रा कम, इसका मतलब कि वो वीक। तो जैसे एक मुक्का आप जेंट्स को मारिए, मेल को मारिए, और एक मुक्का फीमेल को मारिए, तो आप महसूस करेंगे कि फीमेल को ज़्यादा चोट लगेगा और मेल को कम, क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है वो क्या है, आपका मेल में ज़्यादा है और फीमेल में कम है। उसके बाद आता है कि जो भी ब्लड हमारे शरीर में चलता है, परिसंचरण होता है, सर्कुलेट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। मतलब ब्लड का सर्कुलेशन होना ही हम बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। इसका सबसे पहले खोज अगर किसी ने किया था तो वो एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो थे उन्होंने इस आए। तो अगला हम लोग देखते हैं ब्लड के कार्य। ब्लड के कौन कौन से कार्य होते हैं, ब्लड क्या क्या काम करता है। पहला है ताप नियंत्रण। ब्लड जो होता है वह हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है, मतलब हमारे शरीर के तापमान जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसको वो नियंत्रित रखता है। जैसे जब तक हम किसी भी चीज़ में जब तक गति होती है उसमें ऊर्जा होता है। जैसे हम अपने हाथ को रगड़ते रहेंगे तो हमारा हाथ गर्म रहेगा, उसी तरह से हमारे शरीर में ताप नियंत्रण के लिए ब्लड जो होता है 120 की स्पीड से जाता है और 180 के स्पीड से आता है। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है जो उसके लिए, उसी से हमारा ताप जो शरीर का है वो नियंत्रित रहता है। दूसरा काम पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। जितने भी हमारे शरीर में पोषक पदार्थ हम लेते हैं, जैसे हम कोई भोजन करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद उस भोजन में न्यूट्रिएंट्स और मटेरियल्स को ब्लड में मिला दिया जाता है। वह ब्लड उस पोषक पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भागों तक परिवहन करने का काम करता है। तीसरा काम गैसों का एक्सचेंज करता है। गैसों का एक्सचेंज का मतलब है कि जो हमारा लंग्स है वह एक तरह का बस एक टंकी है, उसमें केवल एक स्पेस है कि उसमें ऑक्सीजन आके भर जाता है, लेकिन उसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो काम करता है वह हमारा ब्लड ही करता है। जो ब्लड में HB है, हीमोग्लोबिन है, वही हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक ऑक्सीजन को ले जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके फिर से हमारे लंग्स में छोड़ देता है। तो लंग्स एक टंकी की तरह काम करता है। परिवहन करने का काम हमारा कौन करता है, ब्लड करता है।
उसके बाद तीसरा है उत्सर्जित पदार्थ। जितने भी हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, वेस्टेज मटेरियल होते हैं, उनका भी ये परिवहन करता है। ऐसा नहीं कि वो ब्लड से उसे निकाल देता है, मतलब वो ब्लड में ले करके उसे घुमाता रहता है, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता रहता है। और जो हमारी किडनी है, वह किडनी उसमें वेस्ट मटेरियल को छान करके निकाल देती है, और बाकी जैसे वेस्ट मटेरियल अमोनिया है, यूरिया है, इन सभी को वह क्या करती है कि छान करके निकाल देती है, और बाकी वो ब्लड को छोड़ देती है, जिससे वो चलता रहता है। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक जानकारी ब्लड के बारे में। अगला जो है कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ऐसा नहीं है कि ब्लड अकेला है, ब्लड के बहुत सारे कंपोजिशंस हैं, जिसका मुख्य दो भाग है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है आपका कार्पिक्यूल्स, जिसे हिंदी में हम लोग रुधिराणु के नाम से जानते हैं। इस कंपोजिशन में जो प्लाज्मा है वह हमारा 60% होता है, और जो हमारा रुधिराणु होता है, कार्पिक्यूल्स होता है, वह हमारा 40% होता है। तो हम पहले आप बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा में आपका जो है शरीर का मतलब ब्लड में 60% इसकी मात्रा होती है। इसमें एक स्पेशल टाइप के दो आपके प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है फाइब्रिनोजेन और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन जो होता है वह प्लाज्मा को पीला करने का काम करता है, कि प्लाज्मा येलोइश कलर का तो होता ही है, लेकिन ये और उसको गाढ़ा बनाने का काम करता है। अगर इसको हम निकाल देते हैं तो हमारा प्लाज्मा पतला हो जाता है, और उसे ही हम लोग सीरम कहते हैं, और उसी सीरम से हम लोग किसी भी बीमारियों को टेस्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कार्पिकल्स, रुधिराणु। रुधिराणु के 3 पार्ट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पिकल्स, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड कार्पिकल्स, और ये है प्लेटलेट्स। इसके जो साइंटिफिक नेम है वह है आपका, आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो है एरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो है ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इसका हम लोग थोड़ा वो देख लेते हैं कि कितनी मात्रा में ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो जो आरबीसी होता है वह हमारे शरीर में 50 लाख पाए जाते हैं, मतलब कि कभी कभी किताबों में आप यहाँ पे 5 मिलियंस भी लिखा हुआ मिलेगा। तो 50 लाख इनकी संख्या होती है आरबीसी का, मतलब शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में आरबीसी हमारे पाए जाते हैं। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, उनकी मात्रा 10,000 होती है, और थ्रोम्बोसाइट्स उसकी मात्रा जो होती है वो 2 लाख होती है। अब हम इनका देखेंगे जीवन काल, ये कितने दिनों तक का रहता है। तो आरबीसी जो होता है वो 120 दिन तक जिंदा रहता है हमारे शरीर में, उसके बाद ये डेड कर जाता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो 4 दिन हमारे शरीर में जिंदा रहता है, फिर ये डेड कर जाता है। और जो प्लेटलेट्स होता है वो 7 डेज होता है, उसके बाद ये डेड कर जाता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि जब हमारा आरबीसी 120 दिन में मर जा रहा है, जब हमारा डब्ल्यूबीसी 4 दिन में मर जा रहा है, जब हमारा प्लेटलेट 7 दिन में ख़त्म हो जा रहा है, तो फिर हमारे शरीर में ब्लड बनता कैसे है, फिर ब्लड जाता क्या है। तो इसका एक क्वेश्चन बहुत ही आराम से और आसान सफाई में, जैसे आप चाय देखे होंगे, चाय में सब कुछ मिलाया जाता है, वो लिक्विड पार्ट है, उसमें हम लोग चीनी भी डालते हैं, चाय पत्ती भी डालते हैं और सब कुछ डालते हैं। तो हमारे ब्लड में प्लाज्मा जो है वह लिक्विड पार्ट में होता है, और कार्पिक्यूल्स जो होता है वह सॉलिड पार्ट में होता है। तो ये सब हमारे सॉलिड पार्ट के ही भाग हैं। तो होता क्या है कि जब 120 दिन, मतलब कि हमारे रुधिराणु केवल मरते हैं, हमारे क्या मर रहे हैं, केवल रुधिराणु मर रहे हैं, प्लाज्मा तो अभी जिंदा है, प्लाज्मा तो मर नहीं रहा है, तो रुधिराणु मरता है। तो फिर जब ये 120 दिन में 4 और ये 4 दिन में और ये 7 दिन में मर जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे बोन मैरो से फिर से ब्लड का बनना शुरू होता है, और वो ब्लड मिला दिया जाता है प्लाज्मा में। फिर से हमारा डब्ल्यूबीसी बनता है और वो मिला दिया जाता है प्लाज्मा में। फिर से हमारा थ्रोम्बोसाइट मिलता है और वो मिला दिया जाता है
प्लाज्मा में, जिसके वजह से हमारा फिर से ब्लड जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका तैयार हो जाता है। कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछा था, लोग को उसमें बहुत पूछा था उसने कि हमारे ब्लड में, ब्लड के रुधिराणु में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है। लड़के फटाफट क्या किए थे, प्लाज्मा को ट्रिक कर दिए थे, लेकिन इधर से क्वेश्चन वो पूछा ही नहीं गया था। उसने पूछा था कि ब्लड में रुधिराणु में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, हमारा आरबीसी का। तो जितने लोगों ने ब्लड में प्लाज्मा ट्रिक मारा था वो सबका गलत था। ये आपका है वो रुधिराणु का है। रुधिराणु में जैसे आरबीसी की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर ले हम, आरबीसी जिसका मतलब साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोसाइट्स, संख्या इसका होता है 50 लाख, जीवन काल होता है 120 दिन। उसी तरह डब्ल्यूबीसी जिसका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट, संख्या होती है 10,000 और ये होता है आपका, इसका जीवन काल होता है 4 दिन। उसके बाद आता है आपका प्लेटलेट्स जिसका साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट्स, जीवन काल होता है 2 लाख, सॉरी इनकी जो संख्या होती है वो होता है 2 लाख, और जो आपका जीवन काल होता है वो होता है आपका 7 डेज। तो ये है हमारे ब्लड के